नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी के स्पेशल शो फेस इन द क्राउड में। मैं हूं आपके साथ पारुल। फेस इन द क्राउड में हम ऐसी पर्सनालिटीज़ आपके सामने लेकर आते हैं, ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मकाम हासिल किया हो, कुछ ऐसा कर दिखाया हो जो ना केवल समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हुआ हो, लाभकारी साबित हुआ हो। और आज ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर निशांत नंबिसन, जो कि जाने माने प्रोफेसर हैं होम्योपैथी के। और इन दिनों तो डॉक्टर साहब की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री न केवल मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री तक सर के काम की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो देश के लिए, समाज के लिए, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर गरीब तबके से आते हैं। एनीमिया आपने काफ़ी सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, लेकिन आज उस की जांच कैसे हो, किस तरह से उन्होंने एक ऐसे उपकरण को विकसित किया है जिसकी तारीफ हो रही है, क्या है वो उपकरण और कैसे समाज को उससे फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम सर से जानकारी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ये करने का सोचा क्यों। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे प्रोग्राम फेस इन द क्राउड में। डॉक्टर निशांत हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम कि आपने इतना अच्छा काम किया है। बहुत बहुत तारीफ़ आपकी और बहुत बहुत स्वागत आपका। बधाइयों के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, 4 साल का समय आपने इसको दे दिया, आखिर ये है क्या और इससे कैसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जी, तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी तकलीफ़ है जो ज़्यादातर ट्राइबल्स में पाई जाती है। ट्राइबल्स एक्चुअली ये लोग जो है जंगलों में रहते हैं और जंगलों में मलेरिया बहुत फैला हुआ था। तो नेचर का एक मैकेनिज़्म होता है जिसके तहत वो लोगों को रोग से लड़ने की क्षमता देता है। तो मलेरिया से बचने के लिए उसने नेचुरल सिलेक्शन से एक ख़ास तरह का जीन दिया ट्राइबल्स को। उस जीन की वजह से इनकी मलेरिया से बचाव होता है। लेकिन उस जीन में गड़बड़ी ये हो गई कि उसका कोड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं जो कि गोल बननी चाहिए, उस कोड में एरर की वजह से वो गोल ना बन करके हसिया का आकार ले लेता है। तो इसीलिए गांव में इसको हसिया रोग भी कहा जाता है। तो गोल ना होकर के हसिया होने की वजह से ये जो रक्त कोशिकाएं हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर में, रक्त की नलियों के अंदर जाके फंस जाती हैं। जैसे ही कहीं पे फंसती हैं तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सूजन और बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसको हम सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं और वैसो ऑकल्सिव क्राइसिस भी कहते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है ये साल में 7 से 8 बार इस व्यक्ति को हो जाती है, जहाँ पे उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और उसके अलावा चूँकि ये हंसियानुमा हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है, तो इनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि भारत सरकार कहती है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 2016 के कि लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खर्चा होता है ऐसे लोगों के ऊपर में। और आप जानते हैं कि ट्राइबल दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती नहीं है, ना डायग्नोसिस की फैसिलिटी होती है, ना मैरिज काउंसलिंग की फैसिलिटी होती है। उसकी वजह से 2018 में जब मैंने ये काम शुरू किया, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और छिंदवाड़ा के दूर दराज गाँव में जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का अभाव है, ऐसी जगहों पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो गैप्स हैं उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। तो 2 सबसे बड़े गैप मेरे को आइडेंटिफाई मैंने किए। पहला कि इस डिजीज़ को 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि कोई ऐसी बीमारी जिसको 100% प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको क्यों ना किया जाए। बिल्कुल। तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ऊपर रहा। मैं जब वहाँ पे गांव में जाता था तो वहाँ पे जो बहुत गरीब लोग होते थे उनका जो जीवन है इतना कहना चाहिए, न सिर्फ पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर कम हैं, तो बहुत ही दर्दनाक दयनीय जीवन है। तो वहाँ पर वो सब देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शहरों में रहते हैं और शहर के बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये गांव में होने वाली, ट्राइबल्स में होने वाली बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मेरे बहुत सारे कलीग अब मेरे को जो है डॉक्टर ट्राइबल भी कहते हैं, क्योंकि मैं ट्राइबल्स के साथ में ज़्यादा अपना काम करता हूँ। तो 2 इम्पॉर्टेंट जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए, पहला गैप ये था कि 100% प्रिवेंटेबल है तो प्रिवेंट क्यों ना किया जाए। तो प्रिवेंशन का मैंने एक स्पेशल कार्ड बनाया जो कि एक प्रिवेंटिव कार्ड है, मैं उसके डिटेल्स बताऊंगा आपको। बिल्कुल। दूसरा जो हमने गैप आइडेंटिफाई किया वो ये है कि हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं उसको। तो उससे हम क्या करते हैं, 1 ड्रॉप ब्लड निकालते हैं। 1 ड्रॉप ब्लड से हम स्क्रीनिंग करते हैं कि ये व्यक्ति को सिकल सेल है कि नहीं है।
अच्छा, सिकल सेल में दो और सब वेराइटीज हैं। एक है सिकल सेल कैरियर जिसको हम रोग वाहक बोलते जी। हैं, और एक होता है रोगी। तो ये जो दो सब टाइप्स हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके 3 ml 2 से 3 ml ब्लड निकाल करके जी। और शहर भेजना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, जहाँ पे उसकी पुष्टि होती है जांच कि हो ये, सके। हाँ, जांच होती है कि ये रोगी है या वाहक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये हम शहर पहुंचाते हैं। एक तो ये जो टेस्ट है थोड़ा सा महंगा होता है, 450 से लेके 700 रुपए तक का टेस्ट होता है। दूसरा, इसका रिजल्ट आते आते 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद में इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम लोगों ने इनके डायग्नोसिस बना लिए और वापस गांव में पहुंचे तो पता चला वहाँ से पलायन कर चुके हैं, कहीं मजदूरी करने चले गए हैं, या कई बार ऐसे भी हमारे साथ में हादसे हुए कि जहाँ पर हम उस व्यक्ति से नहीं मिल पाए क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको देख करके हमें लगा कि ये डायग्नोसिस तो गाँव में होनी चाहिए। और दूसरा ये क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं, कई महिलाएं होती हैं, कई बच्चे होते हैं, वो 3 ml ब्लड देख के घबरा जाते हैं और निकालने बिल्कुल वो सहमति नहीं देते अपनी कि वो 3 ml ब्लड टेस्ट दें। कराएं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बैंगलोर में, IISc बैंगलोर, जी। देश की सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर गोरथी हैं। जी। तो डॉक्टर गोरथी, साई गोरथी जो है फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन के हेड हैं। तो उनसे मैंने चर्चा की कि मेरे ये प्रॉब्लम है और मेरे को इसको सॉल्व करना है। चूँकि यहाँ पर पहले से हम सॉलिबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम इसके अंदर में ऐसा वेवलेंथ ढूंढें जो वेवलेंथ सिकल सेल के वेवलेंथ से मैच होती हो। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलिए अपन इस पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने फिर जब उसकी जर्नी शुरू की तो हमने फिर ढूंढना शुरू किया किस वेवलेंथ पे ये सिकल सेल हमको पहचान में आएगा। तो एक वेवलेंथ है 427 हम कहते हैं उसको, तो 427 के आसपास हमको उसका वेवलेंथ मिला, और हमने जब उसको देखा तो हम फिर एक बूंद खून से अब गांव में ही इसकी जांच करके पहचान कर पाते यानी हैं। जो चीज़ 6 दिन में कंप्लीट हो पा रही थी उससे अब आप कम समय में और कम लागत में, कम खर्चे में वो जांच हो सकती बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर भारत का एक इससे बड़ा जो है वो नहीं हो सकता कि हमारे देश की बीमारी, ऐसा WHO कहता है कि पूरे विश्व का 50% सिकल सेल हमारे देश में है। तो ऐसे में एक सस्ती, सुलभ और ऐसी जांच जो तुरंत रिपोर्ट दे दे वहीं के वहीं गाँव में, और ये मैं समझता हूँ कि 1/4 कॉस्ट है उसकी। जितने भी आज की तारीख में टेस्ट हैं सारे USA से आते हैं। जी। भारत में बना हुआ पहला ऐसा टेक्नोलॉजी है जो भारत में बनी है और बिल्कुल नई तकनीक पे बनी है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पहला ऐसा तकनीक है। इससे पहले सारी तकनीकें जो है आप कह लीजिए HPLC कहते हैं, एक लैटरल फ्लोर ऐसे कहते हैं, वो सारे के सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अमेरिका की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इंडिया का ये पहला अपना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कोलैबोरेशन किया हमारे साथ में। हमने ये नई जांच को अब भारत सरकार बहुत तेज़ी के साथ में इसका इवैल्यूएशन कर रही है। भारत सरकार ने एक उनका पोर्टल है अग्नि पोर्टल के ऊपर उन्होंने इसको बड़े अच्छे से शोकेस किया है कि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से हमें बड़ी सफलता हासिल हुई, इसकी खुशी है, और लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। डॉक्टर निशांत, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम आज आपके साथ। अब मध्य प्रदेश से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन तमाम चीज़ों को करना, काफ़ी आपने टाइम दिया है इस चीज़ को, और उसके बाद अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आप बता रहे थे कि महज एक कार्ड के साथ आप तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आगे उनकी फैमिली में, आगे उनके बच्चों में ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को लेकर भी आप अभी से उनको बता सकते हैं। तो ये प्रोसेस में आगे कैसे आप बढ़ेंगे? क्योंकि तमाम लोगों को समझाना, जैसे हम देखते थे कि पहले एड्स को लेकर ही बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी, लोग आते ही नहीं थे आगे। इन चीज़ों को कैसे आप समझाएंगे? एक तो ग्रामीण अंचल, वो लोग जो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, उन्हें समझाने में भी तकलीफ होगी। जी, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि इस प्रिवेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंटली हमें ना एजुकेशन देना पड़ता है। एक हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं जी। कि व्यक्ति का बिहेवियर एक सर्टेन टाइप का है कि वो इस फला व्यक्ति से शादी करना चाहता है। हम चाहते हैं कि वो ना करे, क्योंकि वो अगर करेगा तो उसके बच्चों में ये रोग आ जाएगा। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम क्या कम्युनिकेट करें उसको, तो उस कम्युनिकेशन के ऊपर उसको हम IEC के थ्रू करते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें जो है सरकार अब बहुत तेज़ी के साथ में इसको बड़े लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला रही है। तो वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसके तहत उनको ये अवेयर किया जाएगा कि एक तरह की बीमारी है जी। और इस बीमारी की वजह से आप
आपका परिवार, आपका बच्चा, सब लोग परेशान रहेंगे आने वाले पूरे समय में। क्या आप इससे बचना चाहते हैं? तो मोस्टली लोगों का उत्तर होता है यस। बचना चाहते हैं तो आप ऐसे उपाय कर लीजिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और जो कैंपेन है, ये बड़ी तेजी के साथ में चलाया जाएगा। गुजरात में बहुत तेजी के साथ में चलाया गया, मध्य प्रदेश में ये अभियान शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश में 2 जिलों के साथ में ये अभियान शुरू हो रहा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि ये बीमारी क्या है। सबसे पहले तो ये पता चले कि बीमारी क्या है और ये हंसिया रोग अगर है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि हर व्यक्ति शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा ले और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में वो अगर उसका पॉजिटिव आता है या तो वो रोगी होगा या तो वो वाहक होगा और या नॉर्मल होगा। 3 ही कंडीशन हो सकते हैं जी। तो ये 3 कंडीशन अगर हमें पता चल जाते हैं तो हम समाज से, हमारे देश से इसको पूरी तरह से इसका उन्मूलन कर सकते हैं, इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, ऑल्दो वो एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम पहले जनरेशन में कम करेंगे, दूसरे जनरेशन में कम करेंगे, तीसरे जनरेशन में कम करेंगे, वो प्रक्रिया ज़रूर है लेकिन हम ये हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा। अगर आप भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्हें अगर ऐसा फील होता है कि वो टेस्ट करा लें, तो अगर वो पॉजिटिव हो भी जाते हैं या उनमें डिटेक्ट हो भी जाता है, डायग्नोज होता भी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है और कितने लंबे समय तक उसे वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? अगर पर्टिकुलर से किसी से शादी करनी है तो वो स्वस्थ होकर शादी कर ले, तो वो टाइमिंग्स क्या है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए? जी, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ट्रीटमेंट से अच्छा प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा बहुत समय से बोला जाता है। तो प्रिवेंशन ही किया जाए, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट वही है, उस पर ही हम फोकस करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता जरिया वही है। जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पहले तो मैंने बताया कि उसको उसके जीवन को सस्टेन करने के लिए, वो जीवित रखने के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रति व्यक्ति खर्चा है। तो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने एक खास तरह का कार्ड बनाया है। ये जो कार्ड है इसमें नॉर्मल, रोगवाहक और जो है डिजीज ऐसे ही होते हैं। मान लीजिए ये मेल व्यक्ति है और ये फीमेल व्यक्ति से शादी करना चाहता है, उनको सिर्फ इतना करना है कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड के ऊपर में रखना है। मेल कार्ड को फीमेल कार्ड के ऊपर रख दीजिए या फीमेल को मेल के ऊपर में रख दीजिए और इसको आप जैसे ही रखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे इस पे क्रॉस का निशान लग गया है और एक जो है वो खाली है। इसके थ्रू पारदर्शी है ये। तो यहाँ पे ये इस व्यक्ति का रिजल्ट है। इस जोड़े का रिजल्ट ये कहता है कि 50% बच्चे रोगी होंगे, 50% रोगवाहक होंगे। इनका शादी करना उचित नहीं है। तो इस तरीके से जो है इनका ये प्रिवेंशन का कार्ड है कि पहली बात इनको समझ में आ गया, पता चले। जिंदगी को एक कार्ड में आपने कहीं ना कहीं शामिल कर लिया है कि अगर मैं रोगी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस पार्टनर के साथ जुड़ रही हूँ वो रोगी है या नहीं है, तो एक उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं आपने बहुत ईजी कर दिया है। तो इनमें बच्चों में रोग की होने की संभावना पहले से पता चल गई। बिल्कुल। अब वो क्या है कि वो तय कर सकते हैं कि उनको शादी करना है या नहीं करना है। तो इसके अंदर हमने एक QR कोड भी दे रखा है जिसके अंदर में जैसे इसको स्कैन करते हैं तो इनका ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाती है। उनके और जो सवाल होते हैं उनके बारे में उनको पता चल जाता है। जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंबॉलिक दिया हुआ है कि बच्चे कैसे होंगे, तो सिंबल से भी पता कर सकते हैं। तो अनपढ़ लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि शादी करने से पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली मिलाने से पहले आप इस कार्ड को मिलाइए। अगर वो कार्ड सही है तो आप कीजिए। और कई जगह पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में भी हमने बात की कि जब आप मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं तो उससे पहले आप उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, फिर उनको बोलिए कि भाई आप मैरिज के एलिजिबल हैं नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हमने उनसे बताया कि इसको ऐसा किया जाता है तो हमारे देश से ही प्रिवेंट हो जाएगा। लेकिन ये तमाम जो आप बातें कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, ये एक नियम के तौर पर अगर लागू हो जाता है इसमें बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं हम अपने देश से। बिल्कुल। इसमें एक समस्या ये आती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं करना ही है तो करना ही है तो उसके फिर क्या उपाय हो सकते हैं या कर चुके हैं तो आने वाला जो बच्चा है उसमें होने की संभावना। तो उसमें बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। पहली ये बात कि अगर उनके बच्चों में रोग की संभावना है तो शादी ना करें। शादी करना चाहते हैं तो बच्चा ना करें। बच्चा चाहिए तो गोद ले लें बच्चा। फिर भी अगर आपको करना है तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू ऐसा पॉसिबल है कि
आप जो है आर्टिफिशियल बहुत सारी इंसेमिनेशन पद्धतियां हैं, बिल्कुल आप चाहे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम फिर भी ये नहीं कहते कि बिल्कुल शादी मत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर मतलब आपको शादी करनी है तो बच्चे जब होंगे उससे पहले, जब बच्चा भ्रूण में होता है तो माँ का एग्जामिनेशन करके उस भ्रूण से हम लोग एक छोटा सा पीस निकाल करके उसमें से भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो बच्चे में रोग है कि नहीं है। बिल्कुल। और ये एमटीपी की छूट होती है, ऐसे लोग बच्चे को गिरा सकते हैं अगर उसके बच्चे में होने की संभावना है, पता चल गया है, डायग्नोस हो गया है, तो वो एमटीपी भी करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए ही मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ पाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा काम आपने किया है और अगर इसे वाकई एक नियम के तौर पर, एक कानून के तौर पर अगर लागू किया जाता तो हम देश से इस चीज़ को ख़त्म करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब के साथ अब डॉक्टर साहब की अर्धांगिनी मिसेस स्मिता जी से हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि आपने जैसे हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि आपका 4 साल का जो ये पूरा जर्नी रहा इस चीज़ को, इस उपकरण को विकसित करने का, उनके साथ आपकी वाइफ भी आपके साथ रहीं, तो उनकी भी जर्नी हमें जाननी होगी। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब हम हासिल होंगे तो सर के साथ मैडम भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि कैसा उनका ये जर्नी रहा, और इस बीच आपके कुछ खट्टे मीठे मोमेंट जो हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि जाने कि हाँ, डॉक्टर्स तो हैं लेकिन डॉक्टर्स के पीछे की पर्सनल लाइफ कैसी होती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। देखते रहिए अनादि टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हुआ निशांत सर के साथ, डॉक्टर निशांत हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे थे लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं और अब हमारे साथ उनकी अर्धांगिनी यानी डॉक्टर स्मिता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर स्मिता आपका अनादि टीवी पर। और जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था और हम सभी जानते हैं कि अगर सक्सेस पुरुष हुए हैं तो उनके पीछे सबसे ज़्यादा महिलाओं का हाथ रहा है। कुछ ऐसा ही है क्या मैम आपके साथ भी? एज ऑलवेज ऐसा होता ही है, तो मैं भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगी। बताइए। अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि सर ने हमें बताया कि 4 साल का ये पूरा जर्नी था, ये पूरा प्रोसेस था इस उपकरण को विकसित करने का, आप भी सर के साथ थी। कितना आप लोगों ने टाइम दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये जर्नी, इसके दौरान आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ और उसके साथ साथ काम करना, कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को डिवाइड किया? एक्चुअली डॉक्टर निशांत काफ़ी बैलेंस्ड अपनी लाइफ बैलेंस करके चलते हैं। हम लोग को जितना हो सकता है बहुत क्वालिटी टाइम देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तो हमारे बच्चे और हम लोग डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि ये कॉमन मैन जैसा काम नहीं करते, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, तो उसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी लगती नहीं, क्योंकि वो काम इम्पॉर्टेंट है, हम ये समझते हैं। ये साथ बेहद इम्पॉर्टेंट होता है जो आपने कहा, और समझना उससे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो आप कर भी रहे हैं। और आपने बताया कि आप लोग साथ में ही इस चीज़ को लेकर काम कर रहे थे, तो ऐसे वो इस दौरान आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? आपको ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि कुछ कठिनाइयाँ हैं इस टास्क में, साथ में काम तो कर ही रहे हैं लेकिन और भी समय लग सकता है, ऐसा कोई वक्त आया आपको लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी चैलेंज आता है तो मैंने देखा है कि डॉक्टर निशांत सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो भी चैलेंजेस फेस करते जाते हैं तो हम लोग उसके स्टेप्स लिखते जाते हैं कि कहाँ पर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको किस तरह से सरल तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो हर उस स्टेप को सोचते हुए और फिर मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स लगाते हुए, कार्ड डिज़ाइनिंग में और इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, कार्ड की कटिंग, डिज़ाइनिंग, कैसे जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो जिनको ये कार्ड मिलने वाला है, उनको किस तरह एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जा सकता है, एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। हम लोग का वही एक इंटेंशन था कि उसी दिशा में हम काम करते रहें। हमारे कार्यक्रम में हम आप लोगों को ही यानी वो मेहमान हमारे जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उनके कामों से फ़ायदा हो रहा है, मैं चाहूँगी अब वो काम दिखाइए। इस कार्ड के ज़रिए वो कौन सा मैजिक हमारे व्यूअर्स देख पाएंगे, क्योंकि छोटा सा कार्ड लेकिन जिंदगियाँ बिगड़ रही हैं या बन रही हैं, ये बता देता है। जी, तो ये कार्ड है और ये जैसे कि कोई पेशेंट है, एक मेल जो कि सिकल सेल एनीमिया है उसे, और एक फीमेल उसे भी सिकल सेल एनीमिया, मींस दोनों पेशेंट्स हैं। तो यदि वो दोनों व्यक्ति विवाह करते हैं, शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो 50% बच्चे जो हैं वो डिजीज़्ड होंगे, और जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और 5% प्रोबेबिलिटी ये भी है
कि 50% डिज़ीज़ नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर डिज़ीज़ होते हैं। तो यही एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जिस समय एक रोगी व्यक्ति और रोगी पुरुष, रोगी महिला जब शादी करने वाले हों, तो उस चीज़ को उनको अवेयर कर दिया जाए कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके होने वाले बच्चों में 50% उनकी डिज़ीज़ आएगी, जो कि उनके लिए भी काफ़ी तकलीफ है। इसी तरह कैरियर्स होते हैं कि अगर वो सिर्फ कैरियर है पुरुष और फीमेल भी एक कैरियर है, तो उसमें 25% बच्चे जो हैं वो डिजीज़्ड होंगे और बाकी 50% जो बच्चे हैं वो कैरियर होंगे। और उनमें ऐसा है, अनुमान है कि हो सकता है कि 25% हेल्दी हो। तो इसीलिए एक अवेयरनेस है जो उनके लेवल पर खुद पहुंचाई जाएगी और काउंसलर की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो जब वो शादी करने चाहते हैं तो ये डिसीजन वो खुद ले सकते हैं कि उन्हें करना है कि नहीं। आपने कहा कि सर का काम बड़ा डिफ़िकल्ट है और जो उनका काम है उसके हिसाब से आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो शेड्यूल्स हो, टाइम हो, फेस्टिवल भी कई बार आप लोगों को उसी तरह से बनाने पड़ते होंगे। मैं सर से पूछती है सवाल, लेकिन सर बताएं उससे ज़्यादा अच्छा आप बता पाएंगे कि सर का दिन भर का रूटीन कैसा रहता है, ख़ासतौर पर तब जब वो ट्राइबल्स एरिया में होते हैं या फिर कुछ इस तरह के काम कर रहे होते हैं, कुछ इन्वेंशन में लगे हुए होते हैं। उनका रूटीन किस तरह का होता है, कैसे वो अपना डे कंप्लीट करते हैं, खाने का टाइम भी होता है सर के पास कि नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हम जिन चेहरों को देख रहे हैं उनके पीछे का संघर्ष दिन भर का क्या रहता है वो भी जानना ज़रूरी। जी, तो ट्राइबल एरियाज़ में तो मैं साथ में कंपनी नहीं करती हूँ, तो वहाँ तो स्केड्यूल जैसा होता है, मोस्टली तो ट्राइबल्स के रूटीन के हिसाब से होता है, क्योंकि उन लोग की अपनी दिनचर्या होती है और अगर उन लोगों को मिलना है तो उनके हिसाब से जाना पड़ता है, तो वो सर बेहतर बता पाएंगे। बाकी क्योंकि सर का साइंटिफिक माइंड है, तो उनके तो मुझे ऐसा लगता है उनके 24 घंटे दिमाग में एक जो उनका मिशन होता है, जो पूरा करना होता है, वही चलता रहता है पूरे टाइम। और उसको पूरा करने के लिए वो दिन भर भी लगे सकते हैं, कई कई घंटे, 7, 8, 9, 10 घंटे भी बैठे रह सकते हैं। और उनको कई बार याद दिलाना पड़ता है कि आप खाना खा लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए, तो क्योंकि उनका एक पैशन भी है कि इसको करना है, तो वो समय उसमें काफ़ी लगता है। जाहिर है कि काफ़ी समय आप लोगों ने साथ में बिताया है, काफ़ी अच्छा कपल है आपका, और जब आप दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो समझना एक दूसरे को बहुत आसान हो जाता है। जाहिर की सी बात है, लेकिन बच्चों को आप समय दे पाते हैं, कितना दे पाते हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। हाँ, ग्रामीण अंचलों में बच्चे खुद समझाते हैं पेरेंट्स को कि हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें हम ये बनेंगे, हमारे पास यही ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप लोग फिर फैमिली को, बच्चों को टाइम कैसे देते हैं? बच्चों को तो मैंने जैसे बताया काफ़ी बैलेंस्ड रखते हैं सर अपना रूटीन। सुबह जैसे दिनचर्या अपनी शुरू होती है तो न्यूज़पेपर डिस्कशन करना, टॉपिक्स और नई कोई भी टॉपिक को लेकर उसमें आप और इनोवेटिव कैसे हो सकते हैं। दोनों हमारी जो बेटियां हैं उनको वो टॉपिक देकर बोलते हैं आप अपना विचार बताइए, अगर ये चैलेंज आएगा तो आप कैसे फेस करेंगे। और एक मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, हम लोग टीवी नहीं देखते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टीवी नहीं देखते। हाँ, वीकेंड्स हम लोग एंटरटेनमेंट से कभी मूवी कुछ देख सकते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़, तो उससे समय बहुत बचता है। और हमारे बच्चे मोबाइल पे भी नहीं रहते ज़्यादा देर, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रहते हैं, थोड़ा बहुत। तो मुझे ये शिकायत नहीं रहती कि है ना आप मोबाइल छोड़ेंगे तो इसीलिए उनका भी माइंड मैंने देखा काफ़ी क्रिएटिव है और वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों में अपना समय स्पेंड करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन गृहिणियों को जो आज आपको देख रही हैं, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप ट्राइबल्स के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें पता भी नहीं कि आप लोग कर क्या रहे हैं? जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अपने जीवन में जो भी एक कोई उद्देश्य हो जो समाज के लिए और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, वो करते रहना चाहिए और इंटेंशंस अपने हमेशा साफ रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैडम, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फेस इन द क्राउड देख रहे थे आप। फेस इन द क्राउड में डॉक्टर निशांत हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर स्मिता हमारे साथ मौजूद थी। इनकी तारीफें हम कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से मिशन मोड पर उन्होंने 4 साल काम किया और एक ऐसी पद्धति को विकसित किया जिसके लिए न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर रहे हैं। तारीफे काबिल आपका काम, हम भी करते हैं आपको सलाम। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।